हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में आरपीसी द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे हैं उनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो वीडियो है वो डिटेल में आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए थे और वीडियो भी आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिया था। इसके अंदर जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो अपन ने सुबह उस वीडियो के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो चर्चा की थी वही अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको डिटेल वीडियो के साथ-साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है और हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी एग्ज़ाम में मिले। तो अपन शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक अम्ल के आरपीसी द्वारा पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपने को बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है अपने को? बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अपने पास में हाइड्रोजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। जब हाइड्रोजोइक एसिड से एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो 1 डिग्री अमीन बनता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं सिमिट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। कोबाल या विद्युत अपघटन तो अपन ने देखा ही था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सोडियम और पोटेशियम जो लवण होते हैं उनका जब अपन विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कैथोड के ऊपर तो बनती है हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर अपने को जितना कार्बन का अपन एसिड लेते हैं उतने ही कार्बन की अपने को एल्केन प्राप्त होती है। पोस्ट डिगर रिएक्शन क्या होती है? जो अपने पास में कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के जब सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं तो अपने पास में क्या बनता है? एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हुंस डिगर रिएक्शन। और हेल वेलार्ड जेलस की रिएक्शन क्या होती है? हेल वेलार्ड जेलस की रिएक्शन क्या होती है कि जो अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एसिड होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो युक्त एसिड है उनकी जो रिएक्शन करवाई जाती है अपने पास में किससे रिएक्शन करवाएंगे अपन? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से रिएक्शन करवाते हैं। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब Br2 या X2 से रिएक्शन करवाते हैं, X2 लिख देता है अपन, Br2 नहीं लिखते हैं। हेलोजन कोई सा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी हेलोजन इसके द्वारा बनाए जाते हैं। जब हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, किससे करवा रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है अल्फा हेलो एसिड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपने पास में? हेल वेलार्ड जेलस की रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा? हेलोजन परमाणु लग जाएगा। तो ये एसिड के कुछ नेम रिएक्शन है तो आपको ध्यान रखनी है। सिमिट रिएक्शन क्या होती है? सिमिट रिएक्शन जब एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, जरूरी नहीं बेंजिक एसिड हो, कोई सा भी एसिड हो सकता है। जब एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अमीन प्राप्त होती है और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सिमिट रिएक्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि किस अम्ल के जलीय विलयन में लवण के समान अभिलक्षण देखने को मिलते हैं? इनमें से कौन सा एसिड है जो सोल्ट के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो एमिनो जो एसिटिक एसिड है, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। देखो ये हो गया अपने पास में एसिटिक एसिड है, मतलब 2 कार्बन वाला एसिड हो गया। अब अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक तरह का ये क्या हो गया अपने पास में? एक तरह का ये एमिनो एसिड है ये। और आप सभी जानते होंगे कि एमिनो जो एसिड होते हैं वो ज्यूटर आयन बनाते हैं। यहाँ जो जो हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है और NH2 जो ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेगा अपने पास में? यहाँ देखो, यहाँ CH2 आएगा ना, CH2 आएगा, COH CH2 NH2। तो अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड जो होता है वो किसका निर्माण करते हैं? ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं, जिसमें एक धनावेश सिरा होता है और एक ऋणावेश सिरा होता है। इसलिए यहाँ पे अपने पास में जो ये इसमें दोनों पार्ट है, प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं। ये किसका निर्माण करता है? सोल्ट के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो एसिड है वो तो केवल किसका निर्माण कर रहे हैं? वो तो हाइड्रोजन दे के किसका निर्माण करेंगे? एनाइन का निर्माण करेंगे। सोल्ट के समान व्यवहार नहीं करेंगे, अम्ल के समान व्यवहार करेंगे। जबकि अल्फा एमिनो जो एसिडिक होता है वो अम्ल होता है, लेकिन ये किसके समान व्यवहार करता है? ये सोल्ट के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है।
स्कूल लेक्चर 2011 का है। इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है? तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अपने डिटेल में चर्चा कर ली थी। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करते हैं? एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इसके अंदर देखो 3 क्लोरीन परमाणु है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? 3 वाला, इसमें 2 वाला है, इसमें 1 वाला है, और इसमें तो क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप का लग रहा है, यहाँ प्लस आई प्रभाव लग रहा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और Cl क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक होगा इन तीनों के अंदर। अगर अपन ऑर्डर देखना चाहे तो सबसे ज़्यादा तो होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर होगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर होगा क्लोरो एसिटिक एसिड, और सबसे कम एसिडिक कौन है इसके अंदर? एसिटिक एसिड सबसे कम एसिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। स्कूल लेक्चर 2011 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी अपन ने जो है वो नोट्स के अंदर पढ़ लिया था कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, P2O5 या अपने पास में इसको क्या बोलते हैं? निर्जलीय कारक बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। या अपन ले सकते हैं सांद्र H2SO4। जब एसिड को सांद्र H2SO4 या P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है? एनहाइड्राइड बनाते हैं। जो एसिड होते हैं, जब एसिड को गर्म करते हैं इसकी प्रेजेंस में, या तो P2O5 की प्रेजेंस में या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें से क्या प्राप्त होता है? इसका क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनता है? एनहाइड्राइड बनता है। यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। तो इसलिए निर्जलीकरण हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निर्जलीकारक अभिकर्मक इनको कहा जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? एनहाइड्राइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। सोडियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से क्या बनता है? तो देखो जितना कार्बन का अपन यहाँ पे एसिड जो एसिड का सोल्ट लेते हैं उतनी ही कार्बन के अपने को एल्केन प्राप्त होती है। अगर अपन सोडियम एसीटेट ले रहे हैं तो ये है सोडियम एसीटेट। जब सोडियम एसीटेट का अपन विद्युत अपघटन करवाएंगे तो अपने को प्राप्त होगी 2 कार्बन वाली एल्केन एथेन बनेगी। बाकी जगह अपने पास में बचेगा CO2, Na2, CO3 और H2O। अब ये जो एल्केन बनती है, एल्केन कहाँ बनती है? ये क्या बनी? अपने को एथेन बनी। एथेन कहाँ पे बनती है? ये एनोड पे बनती है। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये कहाँ बनती है? कैथोड पे बनती है। तो सोडियम एसीटेट का जब अपन विद्युत अपघटन करवाएंगे तो क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली एल्केन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। 3 कार्बन वाला लेंगे तो 3 कार्बन वाली एल्केन बनेगी, 4 वाला लेंगे तो 4 वाली बनेगी। एसिटिक जो एसिड होता है, एसिटिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो ये मिथाइल साइनाइड को किसके साथ गर्म करें कि एसिटिक एसिड बन जाए? मिथाइल साइनाइड क्या होता है? CH3CN। इनको नाइट्राइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे? एथेन नाइट्राइल बोलेंगे। जब नाइट्राइल बोलते हैं तो कार्बन को इसमें काउंट करते हैं। जब साइनाइड बोलते हैं तो कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो जो अपने पास में मिथाइल साइनाइड है या अपने पास में एथिल जो नाइट्राइल है, इसको जब अपन गर्म किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, जब इसको तनु HCl के साथ में गर्म करते हैं तो इसका जल अपघटन हो जाता है। तनु H2SO4 के द्वारा इसका जल अपघटन करवाया जाता है। तो ये जल अपघटित होकर क्या बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा अपने पास में? ये क्या बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। कब बनाता है? जब इसका तनु HCl के द्वारा क्या करवाई जाए? जल अपघटन करवाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। ये तनु HCl के द्वारा जल अपघटित होकर एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने को ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे लैक्टिक एसिड के अंदर? लैक्टिक एसिड क्या होता है अपने पास में? लैक्टिक एसिड किसको कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक जो एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। अब लैक्टिक एसिड के अंदर एक कीरेल कार्बन होता है। इसमें क्या होता है? एक कीरेल कार्बन होता है। एक कीरेल कार्बन है। और आप जानते होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर की अगर अपने को निकालना हो ऑप्टिकल आइसोमर तो अपन क्या करते हैं? 2 की पावर n करते हैं।
2 की पावर n, अभी यहाँ पे n कितना आइसोमर है अपने पास में, एक ही है, तो 2 की पावर n 1 करेंगे तो अपने पास में कितने आइसोमर आ जाएंगे, 2 आइसोमर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जितने कीरियल कार्बन होते हैं अपन 2 की पावर n के द्वारा ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं 2 की पावर n के द्वारा। तो चूंकि इसके अंदर एक ही कीरियल कार्बन है, इसलिए इसमें कितने अपने को आइसोमर प्राप्त होंगे, 2 आइसोमर प्राप्त होंगे। और आपको पूछा जा सकता है लैक्टिक अम्ल के अंदर कितने कीरियल कार्बन होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल के अंदर एक कीरियल कार्बन होता है। और ये भी पूछा जा सकता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कीरियल कार्बन पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है ना, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे, पूरा नाम लिखेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है वो एसिडिटी का ऑर्डर सही है। तो जैसे जैसे अपने पास में एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो एसिड स्ट्रेंथ होती है या जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है इनका कौन सा प्रभाव होता है, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज प्रभाव होता है। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो OH की पोलरिटी कम हो जाएगी और H जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उनकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो फॉर्मिक एसिड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं लग रहा है। एसिटिक एसिड के अंदर एक मेथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे अपने पास में 3 कार्बन वाला ग्रुप का लग रहा है। इसके अंदर तो अपने पास में क्या लग रहा है कि इसके अंदर कितने हुए, 2 3 4 वाला इसमें लग रहा है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती है, कम होती है, एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। सबसे ज्यादा फॉर्मिक अम्ल, फिर होता है एसिटिक अम्ल, फिर होता है प्रोपेनिक एसिड, फिर होता है ब्यूटेरिक एसिड, फिर होता है वेल्ड्रिक एसिड, सामान्य नाम बोल रही हूँ मैं, फिर होता है कैप्रोइक एसिड। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, एसिडिटी कम होती जाती है। सोडियम फॉर्मेट को जब 360 डिग्री पर तेजी से गर्म किया जाता है तो ये क्या उत्पाद बनाता है, सोडियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो ये अपने बाद में बनाता है सोडियम का, अपने पास में सोडियम जो फॉर्मेट क्या होगा, HCOON है, सोडियम फॉर्मेट है। जब इसको गर्म करेंगे अपन तेजी से तो ये क्या बनाएगा अपने पास में, एक तो बनाएगा सोडियम एसीटेट के 2 मोल, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और अपने पास में बन जाएगा COONA। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो मरकरी का आयन होते हैं उनकी उपस्थिति में जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड में एसिटिलीन गैस प्रोवाइड करने पर उत्पाद का क्या प्राप्त होता है कि मरकरी जो आयन है, मरकरी आयन की प्रेजेंस में जब अपन रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, एसिटिलीन से करवा रहे हैं, तो अपने को उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, तो उत्पाद अपने को प्राप्त होगा एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन मर्क्यूरी का, जो मर्क्यूरिक आयन है और एसिटिलीन जो अपने पास में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस गैस मीडियम में अपन जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसके जो 2 मोल है वो आपस में रिएक्ट करके निजलीकरण कर देंगे और निजलीकरण के द्वारा क्या बना लेंगे, अपने पास में एनहाइड्राइड बना देंगे। क्या बना देंगे, ये एनहाइड्राइड बना देंगे। तो एक तरह से यहाँ पे जो मरकरी का आयन है और जो एसिटिलीन है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ पे निर्जली कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसके अलावा अपन P2O5 भी ले सकते हैं, सांद्र H2SO4 भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वो मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनाता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनता है, एनहाइड्राइड। स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसके सोडियम लवण के विद्युत अपघटन पर एनोड पर एसीटेट आयन मुक्त होते हैं। एनोड के ऊपर एसीटेट आयन मुक्त मतलब है CH3COO, ये मुक्त मूलक बनते हैं। जो विद्युत अपघटन रिएक्शन होती है, जो अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, जो एनोड होता है, एनोड के अंदर तो सबसे पहले तो अपने पास में क्या होता है, एसीटेट जो रेडिकल होता है वो मुक्त होता है
और फिर अपने पास में एसीटेट जो फ्री रेडिकल बना है, ये आगे क्या बना लेगा, अपने पास में मेथिल मुक्त मूलक बना लेगा और CO2 यहाँ से बना देगा। फिर मेथिल मुक्त मूलक के 2 मोल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, अपने पास में एल्केन बना लेते हैं। देखो एसीटेट दिया हुआ है तो कितने कार्बन वाली एल्केन बनेगी, अपने पास में 2 कार्बन वाली अपने को एल्केन प्राप्त होगी। सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, जितने कार्बन का अपन एसिड का सोल्ट लेते हैं उतने ही कार्बन का अपने को क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होती है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो यहाँ पे एसीटेट जो है, तो इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन बनेगा अपने पास में एथेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और एथेन कहाँ बनेगा, एनोड पे बनेगा, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड पे बनेगी। इसको लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड के अंदर प्लस आई प्रभाव लग रहा है CH3 ग्रुप का। यहाँ पे अपने पास में CF3 3 फ्लोरीन का कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई प्रभाव लग रहा है 3 का, तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ अगर बात करें तो 2 मेथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। तो ये तो एसिडिक एसिड से भी क्या हो गया, वीक हो गया। यहाँ पे 3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, 3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कौन हो गया, जिसके अंदर माइनस आई इफेक्ट है। तो 3 ऑप्शन, ये जो 3 की तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसमें भी है, इसमें भी है, इन 2 को कट कर दो। फिर अपने पास में सबसे कम किसकी होगी, डी वाले की सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर सॉरी जो बी वाला है इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि बी वाले के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो 2 की सबसे कम होगी, 2 की सबसे कम, इसमें तो डी की सबसे कम दे दी, 2 की सबसे कम, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। फिर किसकी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम लगे हुए हैं, तो एसिडिक एसिड में 1 ही लगा हुआ है। फिर होगी इसकी, इसमें 2 लगे हुए हैं, और फिर इसकी होगी, इसमें कितने लगे हुए हैं, 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को करेक्ट नाम बताना है। करेक्ट नाम कैसे बताना है, देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CH3, यहाँ पे अपने CH है, ये CH है, CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 COOH। अब अपने को सिंपल नाम यहाँ पे दिए हुए, आईयूपीएसी नाम तो दिए हुए नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म है, आइसो फॉर्म है, तो इसको बोल देंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्या कह देंगे इसको, आइसोब्यूटेरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। सिंपल अगर सीधा दिया हुआ होता तो ब्यूटेनिक एसिड हो जाता, लेकिन ये किस प्रकार का है, आइसो फॉर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड। आईयूपीएसी नाम पूछे तो क्या लिखोगे, आईयूपीएसी नाम नंबरिंग एसिड कार्बन से करेंगे, फिर 2 3, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 3 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो आइसोब्यूटेरिक एसिड का आईयूपीएसी नाम भी पूछ सकते हैं सीधा सीधा आपको। टेक्निकल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है, अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है अपने को। एक तो दिया हुआ है एसिटिक एसिड, एक दिया हुआ क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, एक दिया हुआ डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, और एक दिया हुआ ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। अभी अपन ने सेम एग्जाम्पल कर लिया था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अपने को हाईएस्ट पूछिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोल्यूइन, पैरानाइट्रोटोल्यूइन का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे, पैरानाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन का मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपन K2Cr2O7 से या KMnO4 से, तो अपन ने देखा था कि ये पे जितने भी एल्किल ग्रुप लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे किस में चेंज हो जाते हैं, एसिड में चेंज हो जाता है, बाकी नाइट्रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या बना देगा ये,
ये बना देगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हो गया, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, तो क्या बन जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पैरा टोल्यूइन नाइट्राइल। पैरा जो टोल्यूइन नाइट्राइल होता है, पैरा सॉरी मेटा क्या रे पैरा और तो दे रखा है, क्या दिया है और तो नाइट्राइल का मतलब CN दिया हुआ है, साइनाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पैरा सॉरी बार बार ऑर्थोटोल्यूइन नाइट्राइल क्या दिया हुआ है, ऑर्थोटोल्यूइन नाइट्राइल। तो ऑर्थोटोल्यूइन नाइट्राइल दिया हुआ है, जब इसके अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा अपने पास में, यहाँ पे आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो या डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो। जब अपन डाइल्यूट H2SO4 या HCl लेते हैं तो ये जो साइनाइड है वो ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा अपने पास में, और तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, टोल्यूइन है ना, पूरा गलत कर दिया भाई, सॉरी 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 सॉरी। थोड़ा सा क्या है वो आपके एग्जाम है तो मैंने सोचा वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूँ, उस चक्कर में थोड़ा सा बीची शेड्यूल हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे टोल्यूइन दिया हुआ है, टोल्यूइन नाइट्राइल दिया हुआ है भाई। टोल्यूइन का मतलब CH3 हो गया, ठीक है, गलती हो गई कोई बात नहीं। टाइम पर अगर गलती सुधार लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम निकलने के बाद में गलती सुधारते हैं तो उसके से फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर गलती हो जाती है तो उसी टाइम आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है और तो टोल्यूइन नाइट्राइल। टोल्यूइन तो हो गया CH3 ग्रुप, नाइट्राइल हो गया CN, वेरी गुड, अब सही है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं अपन डाइल्यूट H2SO4 से या करवाते हैं डाइल्यूट HCl से। तो क्या होगा, ये जो अपने पास में नाइट्राइल ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिडी ग्रुप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl जो होता है वो नाइट्राइल को किस में चेंज कर देता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो नाइट्राइल है वो क्या बना देगा, एसिडी ग्रुप बना देगा। तो नाइट्राइल की जगह क्या लग जाएगा, एसिडी ग्रुप लग जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास में, ऑर्थोटोल्यूइक एसिड। इसको मतलब कि मिला के बोल रहे हैं कि ऑर्थोटोल्यूइक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल बेंजोइक एसिड। 2-मेथिल बेंजोइक एसिड। 2-मेथिल बेंजोइक एसिड को क्या बोलते हैं, ऑर्थोटोल्यूइक एसिड, क्योंकि CH3 लगा हुआ है तो टोल्यूइन हो गया, और एक एसिड लग गया तो टोल्यूइन, ऑर्थोटोल्यूइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई तो इसको थोड़ा सुधार कर लेना। रिडक्शन करवा रहे मेटा, देखो इन्होंने और तो भी दे दिया, मेटा भी दे दिया, पैरा भी दे दिया, सभी इन्होंने एक साथ ही दे दिया पूरे के पूरे एक एग्जाम के अंदर। मेटाटोल्यूइक एसिड दिया हुआ है। मेटाटोल्यूइक एसिड का मतलब है CH3 ग्रुप लगा हुआ है और मेटा पोजीशन पर अपने पास में लगा दिया अपने एसिडी ग्रुप, ठीक है। इसका क्या करवा रहे हैं अपन, इसका करवा रहे हैं रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो अपन ने पढ़ा था कि लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है वो एसिडी ग्रुप का अपचयन कर देता है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर अपचयन कर देता है। तो ये क्या बना देगा अपने पास में, CH3, और ये बन जाएगा अपने पास में CH2OH। तो क्या बन गया अपने पास में, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास में, ये है कौन सी पोजीशन पर, 1 2 3, सिंपल नाम क्या बन जाएगा, मेटा मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे फिर, मिथाइल को हटाने के बाद में बेंजोइल, बेंजोइल बेंजोइल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेटा अपना टोलुइक एसिड है, इसका जब अपन रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो एसिडी ग्रुप रिडक्शन के द्वारा क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो अपने पास को क्या प्राप्त हो जाएगा, मिथाइल, या इसको बोलेंगे 3-मिथाइल बेंजोइल एल्कोहल। केमिस्ट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो अपने को एल्फा हाइड्रोजन युक्त तो अपने पास में एसिड है, एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जब अपन हेलोजन से करवाते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, फिर जलविकरण करवाते हैं तो एल्फा पोजीशन पे क्या लगता है अपने पास में, हेलोजन लगता है। तो एल्फा हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल वेलार्ड रिएक्शन HVZ। इन्होंने भी देखो कंजूसी कर ली, कोर्ट में नाम लिख दिया। हेल वेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन क्या होती है, जब एल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिड की रिएक्शन हेलोजन से करवाता है लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में,
तो प्राप्त होता है अल्फा हेलो एसिड और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल वेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन HVZ। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने को ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिटी का। तो अपने बार बार अपने देख लिया, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो CF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो CF3 की सबसे ज़्यादा होगी। और CF3 के बाद में अपने पास में किसकी देखने को मिलेगी, अपने को यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, CF3 होगा। CF3 इसके अंदर 3 देखो फ्लोरीन है, फिर साइनाइड की हो जाएगी CN की, फिर यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। और इसमें लग रहा है मेथिल ग्रुप का +I प्रभाव, साइनाइड का है -I प्रभाव, यहाँ पे भी -I प्रभाव। लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप है इसलिए इसकी एसिडिटी पावर सबसे ज़्यादा, फिर होगी साइनाइड वाले की, फिर होगी फॉर्मिक अम्ल की, और सबसे कम किसकी होगी, एसिटिक एसिड की। ये भी आपको पूछा जाता है, फॉर्मिक अम्ल की एसिडिटी जो होती है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, मोस्ट एसिडिक अपने पास में स्ट्रॉन्ग कौन है इनमें से, या मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, मतलब हाईएस्ट एसिड इनमें से जो एसिड है वो कौन सा होगा। तो देखो अपने को एक तो दिया हुआ है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यह है अपने पास में ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक अपने को दिया हुआ है मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है अमीन ग्रुप। एक अपने को दिया हुआ पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और एक अपने को दिया हुआ है पैरा मेथोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड हो गया पैरा मेथोक्सी। अब देखो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, जो नाइट्रो ग्रुप होता है इस नाइट्रो ग्रुप का एक तो लगता है -I प्रभाव, एक लगता है -R प्रभाव या -M प्रभाव। वो जो अमीन ग्रुप होता है ये अपना लोन पेयर जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ में क्या कर लेता है, अनुनाद कर लेता है, तो ये +R प्रभाव देता है या +M प्रभाव देता है। नाइट्रो ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है, वही अपने पास -I होता है, -R होता है, -M होता है। मेथोक्सी ग्रुप के पास में भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये भी अपना लोन पेयर, इसका -I भी है लेकिन -I है लेकिन +R है। और जो अपने पास में रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। अब देखो ये जो मेटा पोजीशन होती है अपने पास में, इस मेटा पोजीशन के ऊपर R और अपने पास में R और जो M प्रभाव होता है वो मेटा पर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या लगा हुआ है कि इसके अंदर तो वैसे देखा जाए वर्क नहीं करेंगे। अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर तो वर्क कर रहे हैं, जो R और M प्रभाव होते हैं, जो R या जो M प्रभाव होता है ये कहाँ वर्क करता है, ये वर्क करता है अपने पास में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये वर्क कर रहा है तो इसकी एसिडिटी तो सबसे कम हो गई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब अपने पास में एक तो लगा हुआ है -I वाला लगा हुआ है, एक सिंपल, इसको सिंपल मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये +R प्रभाव यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। एक सिंपल है और एक माइनस वाला है, तो माइनस वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये जो है पैरा पोजीशन पर है, अब ये है अपने पास में ऑर्थो पोजीशन पर। तो R जो इफेक्ट लगता है वो तो सभी पोजीशन पर इक्वल लगता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपने पास में डिस्टेंस 1 2 है जबकि पैरा में 1 4 है। तो यहाँ पे R प्रभाव तो नाइट्रो ग्रुप का सेम ही है दोनों के पोजीशन के ऊपर, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक पावर भी क्या होगी, पैरा की तुलना में अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन अपन ने पढ़ ली थी, एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं, चाहे बेंजोइक एसिड हो, चाहे एलिफेटिक एसिड हो, चाहे एरोमेटिक एसिड हो, एसिड की रिएक्शन जब हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं,
N3H हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो अपने को 1 डिग्री अमीन प्राप्त होती है और इस रिएक्शन को बोलते हैं श्मिट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? श्मिट रिएक्शन। और श्मिट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो नाइट्रीन बनता है। सोडियम एसीटेट, बस अपने तो इतना सा ध्यान रखो, सोडियम एसीटेट ये हो गया सोडियम एसीटेट। एल्केन में एक तो इससे क्या बनेगी अपने पास में 2 कार्बन वाली एल्केन बनेगी तो एथेन बना दी अपने एक तो, और एक इससे बनता है हाइड्रोजन गैस। अब जो एथेन बनती है वो एनोड पे बनती है, हमने देख भी लिया, और हाइड्रोजन जो बनती है वो कैथोड पे बनती है। अब देख लेते हैं क्या पूछा अपने को, अपने तो अभी तो लिखा है केवल रिएक्शन से, जब इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये उत्पाद बनते हैं। अब अपने को पूछ रहा है कि कैथोड पर कौन सी गैस इसमें मुक्त होगी, तो कैथोड पे क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन में मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगर एनोड का पूछते तो क्या बता देते अपन? एथेन बता देते। अगर आपको एनोड का पूछा जाता तो क्या बनती? एथेन बनती। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। स्कूल लेक्चर 2015 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एसिड होता है इनकी रिएक्शन जो हैलोजन से करवाते हैं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, फिर उसका जलावकरण करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है अल्फा हेलो एसिड। अल्फा हेलो जो एसिड बनता है इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, HVZ, हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ, प्रोपेन के विरेचन। अगर प्रोपेन बनाना है, देखो जितने कार्बन का अपने को बनाना है उतने ही कार्बन का अपने को सोडियम लवण लेना है। प्रोपेन बनाना है 3 कार्बन का, तो अपन 3 कार्बन का क्या लेंगे? सोडियम लवण लेंगे। तो 3 कार्बन के सोडियम लवण का क्या नाम बन गया? प्रोपेन एसीटेट। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, प्रोपेन सोडियम प्रोपेनोट, क्या बन गया? सोडियम प्रोपेनोएट। तो क्या लेना पड़ेगा अपने को? 3 कार्बन का लेना पड़ेगा, 3 कार्बन का सोडियम प्रोपेनेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा? अब अपने पास में यहाँ देखो प्रोपेनेट 3 दे रखे हैं। प्रोपेन के विरेचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता पड़ेगी? तो प्रोपेन का विरेचन करवाना है तो अपने को जितने कार्बन का अपन ले रहे हैं उतने कार्बन का अपने पास में क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोपेन जैसे अपन ने लिया था वी कार्बोक्सीकरण करवा रहे हैं। सॉरी मैं क्या कर रही हूँ भाई आज, माफी चाहते हैं आपसे। यहाँ पे ये विद्युत अपघटन नहीं है भाई, यहाँ पूछ रहा है वी कार्बोक्सीकरण करवा रहे हैं। जब वी कार्बोक्सीकरण करवाया जाता है, वी कार्बोक्सीकरण कैसे करवाते हैं? जो एसिड होते हैं, एसिड के जो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट होता है उनका जब सोडा लाइम के प्रेजेंस में एसिड को गर्म करते हैं, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, जैसे ये अपने एसिड लिया, एसिड को जब अपन सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं सोडियम लाइम की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो अपने को एक कम कार्बन वाला अपने को एसिड प्राप्त होता है। एक कम कार्बन वाला अपने को एल्केन प्राप्त होता है, एसिड नहीं एल्केन प्राप्त होता है। CO2 यहाँ पे बनता है Na2CO3। तो इस प्रकार अपने पास में इसको बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन इसको क्या बोलते हैं? वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण दोनों रिएक्शन अलग अलग है भाई। विद्युत अपघटन अलग होता है। विद्युत अपघटन में जितने कार्बन का अपने को बनाना है उतने कार्बन का एसीटेट लेना, सोडियम लवण लेना भाई, एसीटेट नहीं लेना है। क्या लेना है? सोडियम लवण लेना है जितने कार्बन का अपने को हाइड्रोकार्बन बनाना है। और वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है? एक कार्बन कम हो जाता है तो अपने को एक कार्बन ज्यादा वाला अपने को एसिड लेना होता है। यहाँ पे आप लवण भी ले सकते हो, इसको सोडियम लवण भी ले सकते हो। जो सोडियम लवण की रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम से तो अपने को क्या प्राप्त होगी? एक कम कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है, एक कम कार्बन वाली। अब देखो यहाँ पे अपने को बनाना है प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन बनाने के लिए अपने को 4 कार्बन का एसिड लेना पड़ेगा। 4 कार्बन का एसिड लेंगे तब अपने पास में क्या होगा? इसका वी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा जब अपन 4 कार्बन वाला सोडियम लवण ले रहे हैं, इसका अपन सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब इसको गर्म कर रहे हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो सोडा लाइम के द्वारा ये अपघटित होके क्या बनाएगा? अपने को एक कम कार्बन वाला एल्केन मतलब कि प्रोपेन बनाएगा। इस प्रकार अगर अपने को प्रोपेन बनाना है तो 4 कार्बन वाला अपने को एसिड लेना है। अगर आप 3 कार्बन वाला एसिड लोगे तो इसका जब आप वी कार्बोक्सीकरण करवाओगे तो वी कार्बोक्सीकरण के द्वारा ये क्या बना देगा अपने पास में? ये बनाएगा एथेन। ये तो पॉसिबल नहीं है। जब आप 2 कार्बन वाला लोगे तो ये बनाएगा मेथेन।
जब आप कितने कार्बन वाला ले रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 वाला ले रहे हो तो 5 वाला क्या बनाएगा आपके ब्यूटेन बनाएगा, एकम कार्बन वाला क्या बना देगा एल्केन, ये बनाएगा ब्यूटेन। और जब आप 4 कार्बन वाला ले रहे हो अपने पास में 1, 2, 3 और टोटल 4 कार्बन कैसे भी जुड़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटल कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के द्वारा ये क्या बनाएगा अपने पास में प्रोपेन बनाएगा। यहाँ से CO2 का अणु बाहर निकल जाएगा, अपने पास में क्या बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। तो इस प्रकार प्रोपेन बनानी है तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन के अंदर तो उतने कार्बन का अपने को एसिड लेना है जितने कार्बन का अपने को एल्केन बनाना है, और विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर जो अपने को एल्केन बनानी होती है उससे एक अधिक कार्बन वाला अपने को क्या लेना है एसिड लेना है। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरी तरह आप जो है वो कहीं हड़बड़ी मत करना या गलती मत करना, या जो है वो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें अलग-अलग है, दोनों रिएक्शन अलग-अलग है। स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है, स्कूल ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया प्रोडक्ट पूछ लिया अपने को, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दो, यहाँ पे क्या लगा दो क्लोरीन लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2 यहाँ CH यहाँ लग गया Cl COOH। वैसे भी क्या बनता है अल्फा हेलो बनता है, अल्फा हेलो का मतलब क्या हो गया 2 हेलो, क्योंकि एक 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 किसको देते हैं कार्बोक्सिल अम्ल को 1 नंबर देते हैं, तो क्या बन जाएगा अपने पास में 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्या बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, कौन सी रिएक्शन है एल वेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन है। ये आ गया विकार्बोक्सिलीकरण, जो अपने पास में सोडियम जो लवण सोडा लाइम की प्रेजेंस में किसका सोडियम लवण को गर्म करने पर अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो एसिड होती है, एसिड को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसको क्या बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बाकी ये जो होते हैं वो CO2 गैस का निर्माण नहीं करते हैं। जब अपन जो अम्ल होते हैं एसिड होते हैं जब इनको सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये क्या बनाते हैं अपने पास में एल्केन बनाते हैं और साथ में मुक्त करते हैं CO2। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में किसके सोडियम सोल्ट को गर्म करने पर CO2 बनेगी, तो एसिटिक एसिड के जो सोडियम लवण होगा उसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में गर्म करने पर CO2 गैस बनेगी। SSO 2019 सबसे दुर्बलतम सबसे जो लिस्ट या जो सबसे जो कम एसिडी कौन सा है, तो जो पहला कौन सा है फिनोल दिया हुआ है। वैसे ये फिनोल का आ गया भाई एसिड का नहीं है अपना, फिर भी सेम ही होता है एसिड की तरह, ये भी सेम ही होता है। दूसरा अपने को दिया हुआ है मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। तीसरा अपने को दिया हुआ है ओ मेटा क्रिसोल, मेटा क्रिसोल का मतलब है CH3 ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, और पैरा क्रिसोल का मतलब है पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो अपने को सबसे हाईएस्ट तो किसकी होगी अपने पास में मेटा वाले की, मेटा नाइट्रोफिनोल की सबसे हाईएस्ट है। इसकी तो क्या होगी मेटा नाइट्रोफिनोल की तो सबसे हाईएस्ट होगी, अपने को लिस्ट पूछी है इसकी हाईएस्ट है, सबसे हाई है। अब अपने को एक तो देर का अभी फिनोल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसकी मेटा नाइट्रोफिनोल की, फिर होगी फिनोल की। अब इन दोनों के अंदर बात करें मेटा और पैरा के अंदर, तो अभी अपन ने बात की थी कि जो एल्किल ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप का होता है प्लस आई प्रभाव, ये इनका धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कम होता जाता है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। तो इसका प्रभाव जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसी की एसिडिटी होगी। तो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन पर है 3 नंबर पोजीशन पर है, और इसमें 4 नंबर पोजीशन पर है। तो पैरा पोजीशन पर इसका प्रभाव कम है और मेटा पर इसका प्रभाव क्या है ज़्यादा है। तो अपने पास में सबसे कम जो अपने पास लीस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा होगा मेटा होना चाहिए, लेकिन कौन सा होता है पैरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। पैरा जो क्रिसोल होता है वो ज़्यादा अपने पास में क्या होता है दुर्बल एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अपोआ टाइप है लेकिन आपको याद करके रखना है, मेटा का ना होके किसका होगा पैरा का होगा, ठीक है। कहीं मेटा करके मत आ जाना, इसको स्पेशली आप नोट कर लेना, स्पेशली ध्यान करना है आपको। ये जो अपन जो अपना लगा रहे हैं इससे ना होके ये थोड़ा अपवाद के रूप में है। और पैरा जो क्रिस्टोल है वो सबसे दुर्बल जो है सबसे लीस्ट एसिडिक होता है।
SO2 2019 सर्वाधिक एसिडिक कौन सा इनमें से? तो ये तो है अपने पास में प्लस आई प्रभाव लग रहा है इसका, तो इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस आर प्रभाव लग रहा है। तो प्लस आर, जो आर प्रभाव होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है आई की तुलना में, तो मतलब इसकी तुलना में तो ज़्यादा ये कम बेसिक मतलब एसिडिक हो गया। फिर यहाँ पे है बेंजोइक एसिड है और ये है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में लगा हुआ है अपने पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर प्रभाव लगा हुआ है, माइनस आई प्रभाव लगा हुआ है, माइनस एम प्रभाव लगा हुआ है। इसमें कोई प्रभाव नहीं है। इसमें लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की होती है एसिडिटी। फिर होती है अपने पास में सिंपल बेंजोइक एसिड की C6H5COOH। और सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, जो एसिडिक पावर होती है वो सबसे क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही सेम पूछा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो मोर एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड की तुलना में। अब देखो यहाँ पे आपको एक तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एक तो दिया हुआ है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एक दिया हुआ है या इसको बोलेंगे टोलरिक एसिड, और एक दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर है बेंजोइक एसिड, और सबसे कम कौन सा होगा? इन चारों के अंदर बात करें तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, फिर मैं इसका ओनली प्लस आई प्रभाव भी लग रहा है तो ये 3 नंबर पे, और इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस आर या प्लस एम प्रभाव लग रहा है, तो ये होगा 4 नंबर पे। तो इस प्रकार एसिडिटी का ऑर्डर देखने को मिलेगा। टेक्निकल लेक्चर 2020 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, घटते हुए क्रम में अम्ल सामर्थ्य बतानी है। तो अम्ल सामर्थ्य अभी अपन ने देखा था, पैरा की मेटा की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो सबसे कम तो किसकी होगी? 4 नंबर की सबसे कम होगी। 4 नंबर की सबसे कम किसमें दे रखी है? इसमें दे रखी है। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 2 नंबर की सबसे ज़्यादा होगी, तो 2 नंबर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अपने पास में फिर सबसे ज़्यादा 2 नंबर की, इसकी सबसे ज़्यादा 1 नंबर, फिर इसके 2 नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा तो होगी 2 नंबर की, फिर होगी 1 नंबर की, 2 के बाद में 1 इसमें दिया हुआ है, और फिर 4 की, और फिर 3 की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसको सही कर लेना भाई, ये मेरे हिसाब से गलत दे रखा है इसके अंदर आंसर। इसके अंदर आपको अपना जो लॉजिक है उसी को आपको रखना है सही। इसके अंदर इसकी पैरा की नहीं होगी, मेटा की सबसे क्या होगी? कम होगी। इसको कट कर देना वापस। सबसे कम किसकी होगी? मेटा की कम होगी, और मेटा की किसके आधार पर अपन ने डिसाइड की थी? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता है क्योंकि वैसे डिस्टेंस बढ़ती है, तो प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो दूरी बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, तो एसिडिटी जब बढ़ेगी। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया था। तो यहाँ पे सभी का ऑर्डर दे दिया। ये क्वेश्चन जो है वो सही है, आप इसको थोड़ा नोट कर लेना। आज कहीं कहीं थोड़ी ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई आपसे। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। गलती होनी भी चाहिए, गलती नहीं होंगे तो फिर और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। गलती होंगी तभी तो अपन कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, गलती नहीं होगी तो चीज़ें अपन सीखेंगे भी नहीं। तो गलती होना अच्छी बात मानती हूँ मैं तो। इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस देता है। तो जो एसिड होते हैं, एसिड का अपन परीक्षण करते हैं लैब के अंदर। आपने किया होगा 12th क्लास के अंदर या फिर BSc में तो किया ही होगा। जो एसिड होते हैं, एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं ना अपन सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। जब एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में गर्म किया जाता है तो अपने को CO2 गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है, जो तीव्र बुदबुदाहट के साथ में बनती है। तो अपन पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। केमिस्ट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है, विकार्बोक्सिलीकरण करवाना। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। विकार्बोक्सिलीकरण करवाना, प्रोपेन बनानी है, तो 4 कार्बन वाला अपने को चाहिए। 4 कार्बन का क्या चाहिए अपने को? लवण चाहिए, सोल्ट चाहिए। तो 4 कार्बन का इसके अंदर तो 3 का है, इससे 2 कार्बन वाला बनेगा। इसके अंदर 2 का है तो इससे 1 कार्बन वाला बनेगा। इसके अंदर 5 का है तो इससे 4 वाला बनेगा। इससे कितने का बनेगा? इससे 1 कार्बन का बनेगा, इससे 2 कार्बन का बनेगा, इससे 4 कार्बन है इसमें टोटल, तो इससे बनेगा 3 कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, पीके वैल्यू इंक्रीजिंग वाटर, जो अपने पास में एसिडिटी होती है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीके वैल्यू के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ए वैल्यू के। तो सबसे पहले अपना एसिडिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये है 1 2 पोजीशन पर है क्लोरो, यहाँ पे अपने पास में 3 पोजीशन पर है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। तो इनका कौन सा प्रभाव लग रहा है? माइनस आई प्रभाव लग रहा है। मैंने आपको बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पर होगा। तो जितना ज़्यादा माइनस आई प्रभाव लगेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी पावर होगी। तो अगर अपन एसिडिटी का ऑर्डर देखें, अगर इनका एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक कौन होगा? जिसमें हैलोजन परमाणु सबसे पास में होगा। तो 1 नंबर का सबसे ज़्यादा एसिडिक पावर होगा, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। कंटिन्यू दिया हुआ है अपने को। तो अब अगर पी के वैल्यू निकालनी है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। अपने को क्या पूछा? बढ़ता क्रम पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम किसकी होगी अपने पास में? सबसे ज़्यादा होगी 3 नंबर की पी के वैल्यू, फिर होगी 2 नंबर की, और सबसे कम किसकी होगी? 1 नंबर की। जस्ट उल्टा करना है एसिडिक का। तो सबसे ज़्यादा 3 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 2 नंबर, इसमें 2 नंबर, इसमें 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के को उतना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्कोहल, एल्डिहाइड और जो अपने पास में कीटोन होते हैं उनकी तुलना में हायर होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनके जो अणु होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। जैसा कि इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अन्य एक फंक्शनल ग्रुप की तुलना में अधिक होती है। तो दोनों चीज़ें सही है, और जो रीजन है वो भी एकदम सही दिया हुआ है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उनके अंदर जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इनके 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। केमिस्ट 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके अंदर क्लोरीन लगा हुआ 3, इसमें फ्लोरीन लगा हुआ 3, तो 3 संख्या में सेम है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। माइनस जो आई इफेक्ट है वो ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, फिर होता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, और फिर होता है आयोडीन का। ठीक है। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नहीं, लेकिन नाइट्रो ग्रुप कितना लगा हुआ है? एक ही लगा हुआ है। इसमें साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका प्रभाव भी माइनस आई है। आइसोसाइनो का प्रभाव भी माइनस आई है, लेकिन ये संख्या में 1 है। तो संख्या में सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये संख्या में 3 है इसलिए ज़्यादा होगा। बाकी नाइट्रो से हैलोजन का माइनस आई प्रभाव कम होता है। ठीक है। जो नाइट्रो होता है इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी संख्या 3 है जबकि यहाँ पे इसकी संख्या 1 है। तो सबसे ज़्यादा तो किसकी होगी? जिसमें 3 फ्लोरीन है, फिर 3 क्लोरीन वाले की, फिर नाइट्रो की, और फिर आइसोसाइनो की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा अपने पास में, अपने को क्या बताना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिक पावर का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज़्यादा अपने पास में होगा जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? अपने पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले की एसिडिटी पावर सबसे ज़्यादा, तो 3 नंबर की सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपने पास में दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक एसिड। फिर होता है अपने पास में एसिटिक एसिड का, फिर होता है बेंजोइक एसिड का, और एसिटिक एसिड के जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बेंजोइक अम्ल से क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फॉर्मिक अम्ल की जो अम्लीयता होती है वो बेंजोइक अम्ल से ज़्यादा होती है, लेकिन एसिटिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो बेंजोइक अम्ल से कम होती है। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑर्डर बताना है, इस बार अपने को क्या बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए हुए हैं, उनका डिक्रीजिंग अपने को एसिडिक पावर का स्ट्रेंथ बताना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कौन होगा यहाँ पे? और तो नाइट्रो वाला होगा, फिर पैरा वाला होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर केवल माइनस आई लगता है, माइनस आर नहीं लगता है।
यहाँ और तो और पैरा पोजीशन के ऊपर -r भी लगता है, -i भी लगता है और मेटा के और तो के ऊपर भी क्या लगता है, -i भी लगता है, -ir भी लगता है, लेकिन मेटा पर केवल -i लगता है, इंडक्टिव लगता है, केवल रेजोनेंस नहीं लगता है। और यहाँ पे तो इसका कौन-सा प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव है इसका तो, +i प्रभाव है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी, तो सबसे कम तो 1 नंबर की होगी। 1 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 नंबर कैंसल हो गया। अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी अपने पास में, सबसे ज़्यादा अपने पास में होगी ऑर्थो वाले की, क्योंकि R तो देखो इसका भी सेम है, इसका भी R सेम है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में इसके अंदर भी -i इफ़ेक्ट है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। लेकिन इसमें केवल इंडक्टिव इफ़ेक्ट लग रहा है, जबकि इसके अंदर ऑर्थो और पैरा के अंदर रेजोनेंस इफ़ेक्ट लगता है और रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मतलब कि सबसे कम किसकी होगी? 1 की होगी, 1 के बाद में कम किसकी होगी? 3 की होगी, तो 1 से कम 3 की होगी। इसमें भी है, इसमें भी है, इसको कट कर दो। अब बात करें ऑर्थो और पैरा की, तो ऑर्थो के अब देखो R प्रभाव दोनों में सेम है, लेकिन जो I प्रभाव होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। I जो होता है इंडक्टिव जो इफ़ेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे-वैसे I प्रभाव कम होता जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 की है, जबकि पैरा के अंदर 4 की डिस्टेंस है, इसलिए I प्रभाव पैरा पर कम होगा। तो जब -i प्रभाव कम होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी अपने पास में? 2 नंबर की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर हो जाएगी अपने पास में 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 1 नंबर की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आरपीसी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। थोड़ी बहुत जो है वो बीच-बीच में मिस्टेक हो गई थी, तो वापस सुधार कर लेना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बाकी जो कल जूनियर केमिस्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको जो है वो बार-बार आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छे से संपन्न हो और जो है वो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो अपन ने वीडियो में सॉल्यूशन किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आपको देखने को मिले, ऐसे मैं जो है वो शुभकामनाएँ करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पेपर के बाद में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।